नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। नए साल में भारत को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा गेम चेंजर प्लान तैयार किया है, बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि कैसे एक क्रांतिकारी फैसले से नौकरी, सैलरी, फैक्ट्री, मकान, दुकान सब की तस्वीर बदल जाने वाली। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज महाकुंभ की महागाथा का अगला अध्याय, और आज आपको दिखाएंगे कि कैसे मुगलों की सेना ने नागा सन्यासियों की नाग शक्ति के सामने हार मान ली थी। लेकिन शुरुआत आज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। तो नया साल दरवाजे पर खड़ा है, नई उम्मीदों का नया साल, और हर नया साल अपने साथ कुछ सवाल लेकर भी आता है। कैसी रहेगी इस साल अर्थव्यवस्था, या सैलरी कितनी बढ़ेगी, धंधा कैसा चमकेगा। देश के लोग उन सवालों का जवाब जानने के लिए अगर किसी शख्स की तरफ सबसे ज्यादा हसरत से देखते हैं तो वह है देश के प्रधानमंत्री। और यकीन मानिए कि नए साल को और ज्यादा चमकदार और ज्यादा शानदार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी तैयारी कर ली। बताया जा रहा है कि 2025 के लिए पीएम मोदी ने एक ऐसा खास प्लान तैयार किया है जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गेम चेंजर प्लान का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 के बजट की तैयारी के लिए जब देश के नामी गिरामी अर्थशास्त्रियों के साथ बैठे और उनसे एक मीटिंग की तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि विकास की तेज रफ्तार के लिए डीपर और बोल्डर यानी कि बड़े और क्रांतिकारी आर्थिक सुधार लाने होंगे। देश के प्रधानमंत्री की जुबान से निकले शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि देश ने देखा है कि चाहे नोटबंदी का फैसला हो या जीएसटी का, प्रधानमंत्री मोदी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कड़े और बड़े दोनों तरह के फैसले करने से हिचकते नहीं। नीति आयोग की बुलाई गई इस बैठक में पीएम मोदी ने अपने इरादे एकदम स्पष्ट कर दिए। और पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा, और पहले इसकी वजह भी जान और समझ लीजिए, और उसके बाद बताएंगे कि वो कौन से फैसले हो सकते हैं जो कि क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं 2025 में। तो आज देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पहले की तुलना में कम हुई। शहरी आबादी की खर्च करने की क्षमता घटी है। देश दुनिया में अगर देखा जाए तो इस तरह की युद्ध के हालात कई देशों में बने हुए हैं, जिसकी वजह से दुनिया में एक अस्थिरता का माहौल है। और जुलाई से सितंबर के बीच जो जीडीपी की रफ्तार की, जीडीपी विकास की जो दर की जो के आंकड़े आए हैं, वो बताते हैं कि इस बार जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी सिर्फ 5.4% की रफ्तार से बढ़ी है, जो कि उम्मीद से काफी कम है। इन्हीं मुश्किलों और चुनौतियों से पार पाने के लिए पीएम मोदी डीपर और बोल्डर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो क्या सुधार हो सकते हैं, वो कौन से क्रांतिकारी फैसले हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल में ले सकते हैं। तो इसे समझने के लिए यह देखना होगा कि देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने उन्हें क्या सलाह दी। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में लैंड से लेकर यानी कि जमीन से लेकर और लेबर तक कई रिफॉर्म्स पर बहुत गंभीर चर्चा हुई और विस्तार से चर्चा हुई। और अर्थशास्त्रियों ने यह आइडिया दिया है कि राज्यों को आगे आकर इनमें से कई मामलों में बड़े फैसले लेने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र के फैसले के बावजूद अगर राज्य सरकारों की तरफ से देरी होती है या कानूनी अड़चन आती है तो कई प्रोजेक्ट्स उस तरीके से साकार नहीं हो पाते जिस तरीके से उनके बारे में सोचा जाता है। सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक में पर्सनल इनकम टैक्स को कम करने का मुद्दा भी उठाया गया। और अभी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 3 लाख की सालाना आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसे बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की मांग हो रही है। और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वो इससे भी वाकिफ होंगे कि अगर बहुत सारी जो रिबेट्स मिलते हैं उसको देखा जाए तो करीब 8-9 लाख तक की इनकम एक तरीके से टैक्स फ्री होती है। ऐसे में बहुत सारे लोग इस बात की वकालत भी कर रहे हैं
कि 10 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाए और आगे जो बहुत तरह के रिबेट्स वगैरह दिए जाते हैं उसको एक तरीके से हटा दिया जाए। तो अलग अलग तरह के इसमें सुझाव आ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी आबादी के सिर से टैक्स का बोझ कम होगा और उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। तो जो अभी हमने आपको पहले बताया कि शहरी आबादी के पास खर्च करने लायक जो आमदनी है या जो बचत है वो कम हुई है, घटी है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी सुस्त दिखाई दे रही है। तो उसको एक रफ्तार मिल सकती है, उसको एक गति मिल सकती है। अब आपको ये बताते हैं कि इसी बैठक में ऐसा कौन सा आइडिया उछाला गया जिसे गेम चेंजर बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अगर इस पर पीएम मोदी ने मुहर लगा दी तो 2025 में यह तस्वीर बदलने वाला फैसला साबित हो सकता है। तो सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अर्थशास्त्रियों की तरफ से सुझाव आया कि उन कंपनियों को टैक्स में छूट दिया जाना चाहिए जो महिलाओं को ज्यादा रोजगार देते हैं। अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि अगर इस सुझाव को पीएम मोदी मानते हैं और इस दिशा में कोई फैसला लिया जाता है तो एक कैसे देश की तस्वीर बदल सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें कि कहा गया कि भारत में 69.2 करोड़ महिलाओं की कुल आबादी में से लगभग 37% महिलाएं ही सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, यानी कि कामकाजी महिलाएं। 2017-18 में यह आंकड़ा सिर्फ 23.3% था। उस हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक ठाक रफ्तार है कामकाजी महिलाओं के आगे बढ़ने के हिसाब से। तो मोदी सरकार का दावा है कि कामकाजी महिलाओं की संख्या में यह बढ़ोतरी देश की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का एक आईना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही लगातार विमेन लेड डेवलपमेंट यानी कि महिला नेतृत्व वाले विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे। एक और रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के लिए विकसित भारत का जो लक्ष्य बनाया है उसे हासिल करने के लिए कामकाजी महिलाओं के इस आंकड़े को 37% से बढ़ाकर 70% करना होगा। यानी कि देश में जो कामकाजी महिलाएं अभी 37% हैं वो 70% जब तक नहीं होती हैं तब तक जो विकसित भारत का सपना ये पूरा नहीं हो सकता। और ये तभी होगा जब आज की तुलना में 40 करोड़ और महिलाएं रोजगार से जुड़ जाएंगी, कामकाजी हो जाएंगी। तो एक अनुमान के मुताबिक महिलाओं की 40 करोड़ और आबादी रोजगार पा लेती है तो हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बहुत बड़ा बूस्टर की तरह काम करेगा। और एक अनुमान के मुताबिक यह अर्थव्यवस्था में $14 ट्रिलियन जोड़ सकता है, जो कि आप सोचिए आज हमारी अर्थव्यवस्था करीब $4 ट्रिलियन की है और अगर 40 करोड़ और महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में आती हैं या रोजगार से जुड़ती हैं तो 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी और बड़ी हो सकती है। इस इकोनॉमी में 14 ट्रिलियन और जुड़ सकता है, यानी कि आप समझिए कि 3 गुना से भी ज्यादा। यह एक बहुत बड़ी बात होगी। तो 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो एक सपना है और जो विकसित भारत जिसके जरिए विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, अगर वहां तक हमें पहुंचना है तो इस आंकड़े को हमें हासिल करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को यानी कि कम से कम 70% महिलाओं को कामकाजी महिलाओं की कैटेगरी में लाना पड़ेगा और तभी विकसित भारत का सपना पूरा हो पाएगा। और उस सपने को पूरा करने में जो नारी शक्ति यानी आधी आबादी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए माना जा रहा है कि महिलाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों, खास करके छोटे और मध्यम उद्योगों को कॉरपोरेट टैक्स में छूट देकर पीएम मोदी इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। बहरहाल देश का मूड मीटर में वक्त है महाकुंभ की महागाथा का और आज आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि कैसे नागा सन्यासियों की नाग शक्ति के सामने मुगलों ने भी हार मान ली। तो मोदी सरकार में देश के तीर्थ स्थल चमक रहे हैं, वहां वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं मिल रही है। लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले जब देश में न तो सड़कों का जाल था, न ही फोन और मोबाइल जैसे कम्युनिकेशन के साधन थे,
तब उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक भारत की संस्कृति कैसे एकजुट बनी रही, कैसे जंगल, पहाड़ और बियाबानों से गुजरकर हमारे पूर्वज सनातन के उन तीर्थों तक सुरक्षित पहुंचते रहे जिनकी उन्होंने सिर्फ कहानियां भर सुन रखी थी। यह कैसे मुमकिन हो पाता था? कभी आपने इस एंगल से सोचा है क्या? वो कौन लोग थे जो उन अनजान रास्तों पर हमारे पूर्वजों का मार्गदर्शन करते थे? कौन थे जो लुटेरे, डाकुओं से उनकी सुरक्षा करते थे? कौन लोग थे जो मुश्किल घड़ी में उन अनजान इलाकों में देवदूत बनकर उनके सामने प्रकट हो जाते थे? इन सारे सवालों की कड़ियां उन्हीं नागा सन्यासियों से जुड़ती है जिनके राष्ट्रवाद, धर्मनिष्ठा, शौर्य और बलिदान की अनसुनी कहानियां मैं आप तक महाकुंभ के नागा सीरीज में अब तक पहुंचाता रहा हूं। इस स्पेशल सीरीज में आज आपके सामने गुजरात के कच्छ इलाके से जुड़ा 300 साल पुराना अध्याय खोलने वाला हूं, जिसमें नागा साधुओं के प्रचंड पराक्रम की गाथा भी है और 1600 साल पुरानी उनकी सैनिक परंपरा का वो अनोखा रहस्य भी, जिसका खुलासा आपको चौंका देगा। तो गुजरात का कच्छ, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है, उसी का मुख्यालय है भुज। वही भुज जिसे दुनिया साल 2001 में आए विनाशकारी भूकंप से ज्यादा पहचानती है। अब जब एक झटके में 30,000 लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बेघर हो गए थे। उसी भुज में आज से करीब 300 साल पहले नागा सन्यासियों का प्रचंड पराक्रम देखा था। उसी भुज में जब नागा साधुओं ने 50,000 सैनिकों वाले मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि तब मुगल सेना को टक्कर देने के लिए 1100 किलोमीटर दूर हिंगलाज भवानी मंदिर से नागा योद्धाओं का जत्था भुज पहुंच गया था। हिंगलाज भवानी मंदिर की गिनती देवी के 51 शक्ति पीठों में होती है। सनातन का यह महत्वपूर्ण धर्मस्थल आज पाकिस्तान के सिंध के मिठी शहर में पड़ता है। लेकिन एक वक्त था जब इस मंदिर की सुरक्षा में नागा सन्यासी तैनात रहते थे। वही तैनात नागा योद्धा सन 1730 में भुज को मुगलों से बचाने के लिए आए थे। सवाल यह है कि भुज में आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से नागा योद्धा 1100 किलोमीटर की दूरी 20 दिन में नापकर मुगल सेना से टकराने के लिए भुज पहुंच गए थे? इन्हीं सवालों में छिपा है आज के नागा एपिसोड का रहस्य भी। तो यह घटना सन 1730 की है, जब गुजरात में तैनात मुगल सिपहसालार शेर बुलंद खां ने भुज किले पर हमले के लिए भुजिया डूंगर यानी कि भुजिया पहाड़ के नीचे डेरा डाला था। बुलंद खान के साथ करीब 50,000 मुगल सैनिक। भुजिया डूंगर पर जाडेजा वंश के राजाओं ने 1723 में एक किला बनवाया था और इस किले से कच्छ से लेकर सिंध बलूचिस्तान तक एक बहुत बड़े भूभाग पर जो भी हलचल होती थी वो सब साफ साफ पता चलती। राजनीतिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से भुजिया डूंगर का किला बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए मुगल सिपहसालार बुलंद खां इस पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन इस पहाड़ का नागा सन्यासियों के लिए बहुत बहुत विशेष महत्व था। आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं को दशनामी परंपरा में बांधा तो उसकी एक डोर भुजिया डूंगर पहाड़ी से भी जोड़ दी थी। 8वीं सदी से ही भुजिया डूंगर पहाड़ी नागा सन्यासियों की साधना का केंद्र था। गिरनार और पावागढ़ की तरह भुजिया डूंगरी नाम पर जो है उन नागा सन्यासी योद्धाओं का लगातार आना जाना बना रहता था। गिरी, वन, अरण्य, योगी और पर्वत नाम वाले 5 तरह के नागा यहां खास तौर से आते थे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने नागा योद्धाओं की जो सेना बनाई थी, इन नामों में उनकी पहचान और उनका काम था, उनका जो कर्तव्य था, वो सब उसका सारा रहस्य इन नामों में छिपा हुआ है। उन्हें जहां की रक्षा का भार सौंपा गया था उसका संकेत भी इन नामों में छिपा हुआ है। यह बेहद अहम जानकारी है जिसे उस दौर में नागा साधु एक सीक्रेट कोड की तरह इस्तेमाल करते थे। अपनी सैनिक पहचान बताने के लिए इसी नेम कोड के जरिए नागाओं की सेना देश के दूर दराज के इलाकों से होकर एक दूसरे से जुड़े रहते थे। उनके बीच संदेशवाहक का काम करने वाले नागा साधु
रमता पंच कहलाते थे। आपको मैं बताता हूं कि साधुओं के जो नागा साधुओं के भीतर जो ये सूचनाओं के आदान प्रदान का पूरा जो मैनेजमेंट था, उसका रहस्य क्या था, जरा एक बार वो मैं आपको बताता हूं। तो एक बार इसको ऐसे समझिए कि आदि शंकराचार्य ने नागा सन्यासियों को 10 नामों में क्यों बांटा। आज उसका रहस्य आपको मैं बता रहा हूं। 10 नाम में दीक्षित ऐसे नागा सन्यासी एक दूसरे से जुड़े रहें, देश के कोने कोने में उनका आना जाना बना रहे, धर्म रक्षा और धर्म प्रचार का दायित्व भी निभाते रहें। इसके लिए आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों के साथ साथ 4 मढ़ियों की भी स्थापना की, जिनकी 52 गढ़ियां थी। सनातन धर्म के चारों धाम हों, चाहे भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंग हो, देवी के 51 शक्ति पीठ हों या कोई अन्य तीर्थ स्थल, नागा योद्धा उन सब की रक्षा का भार उठाते रहे। और कैसे उठाते रहे वो जरा एक बार समझिए। और ये पूरे देश भर में नागा साधुओं का जो पूरा नेटवर्क था, जो उनकी छावनी थी, उनकी जो मढ़ियां और गढ़ियां थी, वो कैसे पूरी तरीके से व्यवस्थित की गई थी और कैसे उसके जरिए पूरे देश में सारे तीर्थों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई थी, जरा उसको गौर से समझिए। तो इन नागा सन्यासियों को जो 10 नामी परंपरा, यानी कि 10 नामों वाली परंपरा, वो 10 नाम कौन कौन है? तो 10 नाम हैं। आपने बहुत सारे संतों के नाम सुने होंगे, जिनके नाम के आगे या पीछे गिरी, पुरी, भारती, इस तरह के शब्द आपने देखे होंगे। ये क्या है? जब आप आज इसका रहस्य जान पाएंगे और यह भी समझ पाएंगे कि यह परंपरा कहां से और कब से चली आ रही है और इसका मतलब क्या है। तो जो 10 नाम थे वो थे गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, सागर, आश्रम, सरस्वती, तीर्थ, योगी और पर्वत। ये इनमें से बहुत सारे नामों के साथ आज भी आपको बहुत सारे साधु मिलेंगे, जिनके नाम के आगे या पीछे इस तरह के आपको नाम मिल जाएंगे। और उसका मतलब क्या था, जरा उसको अब जरा समझिए। तो सबसे पहले गिरी। गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। और ये पहाड़ी, इसका मतलब क्या है? इस नाम वाले नागा सन्यासियों का ज्यादातर ठिकाना वैसे इलाकों में होता था जहां पर कि पहाड़ियों पे या पहाड़ की चोटियों पे कोई तीर्थ स्थल होता था। वैसे सारे नागाओं को गिरी कहा जाता था। उसी ढंग से पुरी। पुरी का मतलब क्या होता है? पुरी का मतलब होता है नगर। तो वैसे तीर्थ स्थल जो कि किसी शहर में केंद्रित थे, चाहे जैसे वो आप जैसा जानते होंगे कि मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, ऐसे बहुत सारे नाम। पुरी का मतलब ही होता है नगर। तो इस तरह के जो तीर्थ क्षेत्र थे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा जिन नागाओं पे था, जिन नागाओं की छावनियों पे था, उन सब को पुरी कहा जाता था। तो भारती जो लोग थे, जो भारती जिनके साथ जो टाइटल जुड़ा हुआ था, या भारती की उपाधि जिन नागाओं को दी गई थी, संतों को दी गई थी, उनके ऊपर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर धर्म प्रचार करने का जिम्मा था। वो भारती कहे जाते थे। तो धर्म प्रचारक जो थे वो भारती थे। उसी ढंग से वन, वो कौन लोग थे? जिनको जंगलों में सुरक्षित स्थानों की खोज करने की जिम्मेदारी दी गई थी, और वैसे जंगल जो कि शहरों के करीब हों और वहां पर जो तीर्थाटन के लिए निकले हुए लोग हैं उनको आश्रय दिया जा सके, उनके लिए उनको ठहराने का प्रबंध किया जा सके। तो उनको वन उनके नाम के आगे रहता था। इसी ढंग से आगे बढ़िए। तो ये भारती हो गया, वन हो गया। अब आगे बताइए, आगे दिखाइए जरा। अब आइए अरण्य। अरण्य नगरों के पास के जो जंगल हैं, वहां राजा और छावनी के बीच कड़ी का काम करते थे जो नागा, उनके नामों के साथ अरण्य शब्द जुड़ा हुआ रहता। उसके बाद सागर। सागर कौन लोग थे? सागर जिनके नाम के साथ जुड़ा हुआ था, जिन नागाओं के या सन्यासियों के, ये वो लोग थे जिनके ऊपर समुद्र किनारे के जो तीर्थ स्थल थे उनकी सुरक्षा का जिम्मा था। सुरक्षा का भी, रख रखाव का भी, ये जिम्मा जिनके पास था उनको सागर के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़िए। इसी ढंग से आश्रम। आश्रम वाले कौन थे? आश्रम का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि छावनी और मठ, यानी कि नागाओं की ट्रेनिंग का जिम्मा जिन लोगों पर था, जिन साधुओं, जिन संतों पर था, उनको
आश्रम के नाम से जाना जाता था और इनके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह की ट्रेनिंग का जिम्मा होता था जो आश्रम से जुड़े हुए नागा थे। उसी ढंग से दशनामी परंपरा में जिनके नाम के साथ सरस्वती जुड़ा हुआ है, वो अक्सर उनके जो ठिकाने होते थे वो नदी, झरने या जलकुंड के आसपास होते थे और इनके आसपास जो तीर्थ क्षेत्र होते थे उसकी सुरक्षा का जिम्मा ये सरस्वती नाम वाले जो संत होते थे या जो नागा साधु होते थे उनके ऊपर उसकी जिम्मेदारी थी। उसी ढंग से आगे बढ़िए। तीर्थ कौन लोग कहे जाते थे या दशनामी परंपरा में जिनके नाम के साथ तीर्थ जुड़ा हुआ है वो कौन लोग थे? तो तीर्थ स्थलों में रहकर साधना और अभ्यास करने वाले लोग, वैसे नागा सन्यासियों को तीर्थ कहा जाता था और वो योग साधना और ज्ञान में जिनके पास बड़ी सिद्धियां हासिल थी वैसे लोग तीर्थ के साथ उनके नाम के आगे या पीछे तीर्थ जोड़कर उन्हें पुकारा जाता था या दशनामी परंपरा में वो तीर्थ वाले सन्यासी कहे जाते थे। उसी ढंग से योगी कौन कहे जाते थे? जो योग परंपरा से जुड़े हुए नागा सन्यासी थे जिन्हें कि योगाभ्यास का बहुत, जो कि लगातार अभ्यास करते थे योग का और एक तरीके से कहा जाए तो बहुत सिद्ध योगी के तौर पे जो अपने आप को स्थापित कर पाते थे वैसे लोगों को योगी कहा जाता था। उसके बाद आखिरी जो दशनामी परंपरा में नाम है वो है पर्वत। तो हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों पर जो कठिन साधना करने वाले लोग थे, कठिन साधना करने वाले जो सन्यासी थे और उनको इस तरह का निर्देश था कि ऊंचे पर्वतमालाओं पे जो स्थित तीर्थ क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा जिनके हाथों में था वो पर्वत नाम वाले सन्यासी थे। तो ये इस तरीके से दशनामी परंपरा थी। तो दशनाम में दीक्षित ऐसे नागा सन्यासी एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहें, देश के कोने कोने में उनका आना जाना लगा रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये इसके पीछे एक बड़ा मकसद था कि इसके जरिए देश भर में जो धर्म का कामकाज कैसे आगे बढ़ रहा है, जो धर्म क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो रही है और कैसे जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, जो आक्रांता हैं, उससे हिंदुत्व की और हिंदू धर्म क्षेत्र की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर के एक तरीके से एक उनके बीच में संवाद चलता रहे। इसके लिए शंकराचार्य ने ऐसी व्यवस्था की थी कि एक दूसरे इलाकों में ये नागा साधु प्रवास करते रहते थे, आते जाते रहते थे। तो धर्म रक्षा और धर्म प्रचार का दायित्व तो इस तरीके से लगातार ये निभाते रहते थे और आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों के साथ साथ इसीलिए 4 मढ़ियों की स्थापना की जिनकी 52 गढ़ियां थी। और सनातन धर्म के चाहे चारों धाम हो या जैसा कि हमने आपको बताया कि भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंग हो, देवी के 51 शक्ति पीठ हो या कोई अन्य तीर्थ क्षेत्र हो, नागा योद्धा उन सब की रक्षा का भार उठाते रहते थे और आदि शंकराचार्य की बनाई इसी जबरदस्त व्यवस्था के तहत एक दूसरे से जुड़े रहते थे। ये उसी तरह की व्यवस्था है जिस तरह आज दुनिया भर के देश अलग अलग तरह के सुरक्षा बल बना करके उनकी तैनाती करते हैं, उनकी वेतन और जरूरतों का मोटा एक तरीके से खर्चा उठाते हैं। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि नागा सन्यासी सनातन के वो सैनिक हैं, वो योद्धा हैं जो आजीवन बिना वेतन लिए सनातन की सेवा और सनातन की रक्षा करते हैं, सनातन के लिए अपनी जान की बाजी लगाते रहते हैं। हमें राजाओं का इतिहास पढ़ाया जाता है जो अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़ाइयां लड़ते थे, चारण भाटों से अपनी वीरता का इतिहास लिखवाते थे, शिलालेख लगवाते थे। लेकिन सनातन के योद्धा कहलाने वाले नागा सन्यासियों ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि इतिहास उन्हें किस तरीके से याद करेगा भी कि नहीं करेगा। वो चुपचाप धर्म रक्षा के लिए अपने कर्तव्य के निर्वहन में अपनी जान की बाजी लगाते रहे और पूरे भारत को राष्ट्रवाद और एकजुटता की डोर में बांधते रहे। अभी तक हमने नागा साधुओं के पराक्रम और बलिदान का जो अनजाना इतिहास आप तक पहुंचाया है, सबकी कड़ियां इससे जुड़ती है।
गुजरात के भुज के भुजिया डूंगर पहाड़ी के लिए भी नागा सन्यासियों ने इसलिए जान की बाजी लगाई क्योंकि इसी पहाड़ पे मौजूद है वो नाग मंदिर जहां कई सदियों तक नागा साधुओं ने साधना की। वो नाग मंदिर आज भी भुजिया डूंगर पहाड़ी के शिखर पर मौजूद है। इसे भुजंग नाम से यहां का एक जो योद्धा थे, नागा योद्धा, उनका नाम भी इस जगह से जुड़ा हुआ है। गुजरात के गिरनार में नागा साधुओं के पीठाधीश्वर महेश गिरी भुजिया डूंगर युद्ध को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। हमारे पास समय की कमी है, मैं आपको सुनवाना चाहता था लेकिन माफ करिएगा अभी सुनवा नहीं पाऊंगा। लेकिन आप बस ये समझिए कि एक तरीके से जो हमने सीरीज अब तक की सीरीज में हमने आपको बताया कि नागा साधुओं ने किस तरीके से इस देश में हिंदू धर्म और सनातन की रक्षा के लिए लगातार अपने प्राणों की आहुतियां दी है, ये एक उसका एक लंबा सिलसिला है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस सीरीज के जो वीडियो हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हिंदुत्व के सनातन के उस गौरवशाली अध्याय से सब लोग वाकिफ हो पाएं जिसे आपसे और हमसे लंबे समय तक छुपाया गया है। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत।